प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के प्रोग्राम नंबर 12 को लेकर। जैसा कि आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, ये एक जन्म कुंडली है। ये एक व्यक्ति की है जो कि 1956 के बॉर्न है। तो इनके जन्म की तिथि मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप उस जन्म तिथि से, जन्म समय से और जन्म स्थान से, इनके जन्म के विवरण से इनकी जन्म कुंडली को तैयार कर लीजिए। फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो 9 अप्रैल 1956 के दिन इन्होंने रात्रि 11:20 में कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। मैं इनके जन्मकाल के पंचांग के विषय में आप लोगों को बता देता हूं, तब तक आप इनकी जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। ये सोमवार के दिन चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे हैं। मनुष्य गण मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है। गुरु राशि होते हैं और कुंडली इनकी बनती है धनु लग्न की। अब जब आप इनकी जन्म कुंडली को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो लग्न है वो संधि लग्न है। 0-22 कला पर इनका लग्न हमको देखने में मिल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज करें उसमें वृश्चिक लग्न आपको देखने में मिले, परंतु आप ग्रहों के अंश को देख रहे हैं, 0-22 कला पर लग्न है। तो इसी जन्म कुंडली को तैयार करिएगा। 1-2 मिनट अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो सेम यह जन्म कुंडली बनकर के आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इस जन्म कुंडली की तरफ चलते हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मनुष्य गण के हैं। तो मनुष्य गण से क्या देखने में मिलता है कि मनुष्य गण का व्यक्ति जो है वो परिस्थिति के हिसाब से चलने लग जाता है। मतलब राक्षस गण का व्यक्ति जब जैसा तब तैसा करता है। देवगण का व्यक्ति जो है वो सामान्य बैठा लेता है दोनों के बीच में। मतलब राक्षस वाला अगर उसको गुण अपनाना होगा तो वो भी कर लेगा, और इधर मनुष्य वाला भी, देव वाला भी रखना होगा तो रखेगा। लेकिन मनुष्य गण का व्यक्ति जो होता है वो धारा के साथ में चलने लग जाता है या परिस्थिति के वशीभूत हो जाता है, आप ये उसको कह सकते हैं। सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ है, तो सोमवार के दिन जन्म होने से चंद्रमा का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आता है, जो कि भावुकता रहती है। अंदर से ऐसा व्यक्ति भावुक होता है। अब देखिए, इस जन्म कुंडली को समझना है हमको, तो इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। इनके पुत्र ने ये जन्म कुंडली भेजी हुई है, और ये जो उन्होंने इनका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उस इंट्रोडक्शन से ही लगभग इस जन्म कुंडली की बहुत सी बातों का पता चल जाएगा। फिर भी सदैव की भांति मैं आप सभी के सम्मुख इस जन्म कुंडली के विषय में कुछ बातें जो हैं, जो इस कुंडली में मुझे दिखाई पड़ती हैं, प्रत्येक भाव और प्रत्येक ग्रह के बारे में हम समझेंगे, लेकिन हम उसको शॉर्ट में समझेंगे। और फिर जब इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है उससे हर एक पॉइंट को हम समझते जाएंगे कि जो इंट्रोडक्शन है वैसा इनका स्वभाव क्यों और किस वजह से बन रहा है। तो सबसे पहली चीज तो धनु लग्न जो कि अग्नि तत्व का लग्न है, और मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि, तो ये समावेश नहीं बैठता। अग्नि जल को बुझाने वाली होती है, तो ये सामंजस्य नहीं बैठता। इस वजह से जातक के जीवन काल में जो भी चीजों को वो पाने की चाहत रखता है उसमें अत्यधिक संघर्ष उसको करना पड़ जाता है। तो ये संघर्ष को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन हुआ। अब धनु लग्न के लोग होते कैसे हैं? धनु लग्न, मैंने अक्सर बताया कि लग्न में धनु लग्न को श्रेष्ठ माना गया है। इस लग्न के लोगों को बुद्धिमान कहा जाएगा। इस लग्न के लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनके साथ में सदैव एक समस्या बनती है, जिस वजह से इनको अपने जीवन काल में मान, सम्मान और यश में बहुत कमी आती है। धनु लग्न जो है ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से सदैव ये सत्य बोलना पसंद करते हैं, और सत्य बोलते हैं। सत्य के साथ साथ वाणी में कड़वाहट भी हो जाती है। इनके तो वाणी भाव में वैसे भी जाकर के मंगल बैठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इनकी कड़वी वाणी हो सकती है। बोलते सत्य होंगे, परंतु लोगों को लगता बहुत जल्दी कड़वा होगा, अप्रिय लगता होगा, और बोलने का थोड़ा सा तरीका भी, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, तो लोग जो है वो इनकी बातों को बुरा समझ लेते हैं। तो ये इस जन्म कुंडली में समझ में आता है। लग्न के अधिपति गुरु बनते हैं। पहली चीज तो लग्न कमजोर है, 0 अंश पर है। लग्न के अधिपति गुरु जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। उच्च राशि में है, लेकिन लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए। तो लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना अवयोग हुआ, और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। हालांकि लग्नेश जाकर के उच्च राशि में बैठे हैं, परंतु 28 अंश पर बाल्यावस्था में, लेकिन नवमांश में आप देख पा रहे होंगे कि वो स्वग्रही हैं। तो लग्नेश बलवान है, परंतु अष्टम भाव में बैठे, तो अवयोग तो माना जाएगा। धन भाव के अधिपति जाकर के 12वें भाव में बैठे, और 12वें भाव के अधिपति जाकर के धन भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर ये स्थिति है, एक किसी ने प्रश्न पूछा था, शायद फोन पर पूछा था या निःशुल्क में पूछा था, मुझे पता नहीं, कि धनपति अगर शनि बन के 12वें भाव में जाएंगे तो वो तीसरी दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे, तो वहां क्या स्थिति बनेगी। देखिए, यहाँ पे धनपति होकर के 12वें भाव में बैठे तो धन संचित तो नहीं होगा,
और कोट भाव यानी कि व्यय भाव का मालिक जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से भी संबंधित विवाद, लेकिन धन भाव के अधिपति ने धन भाव को देखा तो काम चलाने वाली स्थिति बन जाती है, जीवन चलता रहता है, परंतु हाँ किसी न किसी प्रकार का नुकसान जरूर हमें देखने में मिलता है। तीसरे भाव के अधिपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो छोटे भाई बहनों से संबंध जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु बन जाते हैं, जाकर के अष्टम भाव में बैठे तो भूमि भवन वाहन से संबंधित परेशानियां देखने में आ जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सूर्य और चंद्रमा की युति जातक के चतुर्थ भाव में बनी हुई है, तो सूर्य और चंद्रमा की युति में चंद्रमा सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, यानी कि ये अमावस्या, और जो मैंने इनका बताया कि चतुर्दशी तिथि का इनका जन्म है तो वो अमावस्या के करीब का चंद्रमा है। 9 अंश पर चंद्रमा है, 26 अंश पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर थे, सूर्य के करीब थे। अमावस्या में जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात कि वो पक्ष बल से बेहद कमजोर है। तो ऐसे व्यक्तियों का मन शांत रहता है। चंद्रमा को यहाँ पीड़ित कहा जाएगा। चंद्रमा राहु की दृष्टि से दृष्ट भी है, सूर्य पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो पहली चीज तो वाणी की कड़वाहट, दूसरी चीज सूर्य पर राहु की दृष्टि अपयश दिलाने वाली कही जाएगी, और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने की वजह से जातक का मन बेहद अशांत और अमावस्या के करीब का जन्म होने की वजह से भी मानसिक अशांति बनी रहेगी। सूर्य जैसा ग्रह जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है, जो कि एक अग्नि तत्व का ग्रह है, जल तत्व की राशि में जाकर के बैठने से थोड़ा सा कमजोर कहेंगे, हालांकि उच्चाभिलाषी है, लेकिन चतुर्थ भाव में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थिति देखने में मिलेगी, और चतुर्थ पर 12वें भाव में बैठे राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से भी घर में कलह की स्थिति देखने में आ जाती है। संतान भाव, पंचम भाव के अधिपति जाकर के उच्च राशि में बैठ करके संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान की स्थिति तो ठीक है। संतान भाव में 2 केंद्रों के मालिक होकर के बुध जाकर के संतान भाव में बैठे हुए हैं, जिसको भी ठीक कहा जाएगा। संतान और इस व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्ति के पास में ज्ञान भी है और संतान का सुख भी ठीक मात्रा में दिखाई पड़ता है, क्योंकि संतानेश संतान भाव को देखते हैं, और सप्तमेश और दशमेश एक शुभ ग्रह बुध बन के पंचम भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा करके। हालांकि वो बुध भी 0 अंश पर है, षड्बल में भी अत्यंत कमजोर है, उस विषय पर अगर इनका प्रश्न होगा तो हम आएंगे। षष्ठेश षष्ठ भाव में बैठे हैं, रोग भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, रोगेश स्वग्रही होकर के बैठे हैं, लेकिन केतु के साथ में, तो पेट या किडनी से संबंधित परेशानियां देखने में आती हैं। अगर फैमिली में हो तो डायबिटीज से संबंधित, शुगर से संबंधित परेशानियां भी देखने में आ जाती हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि और राहु की युति है। शनि और राहु की युति को श्रापित योग के नाम से जाना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि शनि और राहु की युति हो तो हमेशा रोग की स्थिति बनी रहती है, ये दीर्घकालिक रोग देते हैं। तो इस जन्म कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी हमको देखने में मिलती हैं। सप्तम भाव के अधिपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, इसको ठीक मानिए। पत्नी का सहयोग मिल जाता है, संतान में जरूर परेशानी आती है संतान होने में, हालांकि वो सब कुछ हो चुका है तो उस पर चर्चा नहीं। पत्नी से प्रेम बना रहता है, क्योंकि पंचम भाव भावनाओं का है, प्रेम का है, तो सप्तम पति पंचम में बैठे, ठीक है, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग ही कहा जाएगा, जो कि मैंने बताया। अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा है, हालांकि चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं होता, लेकिन अष्टमेश तो वो यहाँ बनते हैं तो फल तो देंगे अष्टम भाव का। तो अष्टम पति जाकर के चतुर्थ में और चतुर्थ पति जाकर के अष्टम में, तो कहीं ना कहीं परेशानी इसमें भी आती, परिवर्तन है तो परेशानी कम हो जाती है, लेकिन चतुर्थेश और अष्टमेश का परिवर्तन ठीक नहीं कहा जाएगा, जो कि घर में कलह की स्थिति को उत्पन्न करता है और प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद भी देखने में आता है। भाग्य भाव के अधिपति सूर्य जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे, तो सूर्य का जो नेगेटिव पॉइंट है चतुर्थ में बैठना वो तो बता दिया, लेकिन भाग्येश चतुर्थ में जाकर के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं स्वदेश से जुड़ करके या घर से कहीं ना कहीं भाग्य मिलता रहता है व्यक्ति को, तो वो इस कुंडली में स्थिति बनती है। दशम भाव के अधिपति पंचम भाव में बता चुका हूं, ये अच्छा माना जाता है। लाभेश जाकर के षष्ठ भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो लाभ की स्थिति को भी ठीक मानिए, हालांकि धन का संचयन थोड़ा सा कमजोर है। शुक्र षष्ठ में कारक हो जाते हैं, व्यय अधिक को दर्शाते हैं या व्यय की अधिकता हो जाती है, परंतु लाभेश षष्ठ में स्वग्रही है तो लाभ भाव को बली ही करेंगे, तो लाभ की स्थिति ठीक है। जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, पहले भी इसको मैं बता चुका हूं। तो ये था इनकी जन्म कुंडली से संबंधित, जो कि इनके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि मानसिक अशांति भी इस कुंडली में दिखती है, क्योंकि शनि यहाँ पर कारक नहीं होते, तो मानसिक रूप से बेहद अशांत होंगे। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना, सूर्य चंद्रमा की युति पर राहु की दृष्टि का पड़ना भी कहीं ना कहीं राजभंग योग हो जाता है। तो ये है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनके पुत्र ने जन्म कुंडली दी है, तो उन्हीं ने लिखा हुआ है, तो आप यही समझ लीजिएगा कि उनके पुत्र को मैं संबोधित कर रहा हूँ इनके लिए। इन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की हुई है और बहुत समृद्ध परिवार के हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। पंचमपति उच्च के मंगल जाकर के बैठे हुए हैं उच्च राशि में,
पैतृक संपत्ति भाव में, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के मालिक तो बनते ही हैं। और मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई की हुई है तो गुरु का, जैसे कि मैंने बताया कि बलवान हो रहे हैं जो कि उच्च शिक्षा या शिक्षा के कारक है, तो गुरु का बलवान होना भी व्यक्ति को पीएचडी तक पहुंचा देता है या उच्च शिक्षा करा देता है, तो वो इन्होंने की हुई है। बहुत सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई के लड़कों को दे दी। कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद में जीवन भर अति संघर्ष किया लेकिन कभी भी आज तक सफलता नहीं मिली। लग्नपति का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ही कहीं ना कहीं पूरे जीवन में संघर्ष को दर्शाता है, जीविकोपार्जन में संघर्ष को दर्शाता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2010 से इनको सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई है। 2010 या उसके पहले से शुरू हुआ है, देख लेते हैं जी। 2010 से इनको सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई है और उसके पहले जो भी महादशाएं इनको चल रही थी वो इस जन्म कुंडली में कारक नहीं थी, तो वो भी कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष को तो दर्शाती हैं, इस वजह से है। और बड़े भाई के लड़कों को कोर्ट की लड़ाई में दे दी तो ये परिवर्तन तो समझ में आता है कि द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति भाव का मालिक जाके कोर्ट भाव में बैठा है, वो भी राहु वहां बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट से संबंधित परेशानी, राहु का 12वें भाव में होना कारागार योग का निर्माण कर देता है। मैंने बताया था, शायद एक शॉर्ट वीडियो में बताया था। तो परिवर्तन की वजह से प्रॉपर्टी चली गई, परंतु कुछ प्रॉपर्टी तो है क्योंकि पंचमेश जाकर के, वो मंगल पंचमेश भी होते हैं ना, तो जाकर के उच्च राशि में बैठे हुए हैं और भूमि के कारक है, तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पर हुआ कि कुछ प्रॉपर्टी तो बची परंतु परिवर्तन की वजह से आधी चली गई। जो कि मैंने बताया था कि धनपति धन भाव को देख रहे हैं, द्वितीय पति द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो काम चल जाता है, तो ये वही स्थिति दिखती है। सिविल सर्विसेज में कुछ नंबर से रह गए, मुश्किल से छोटी नौकरी मिली जो 2001 में खत्म हो गई। अब सूर्य और चंद्रमा की युति है और लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, दशमेश भी कमजोर हो जा रहे हैं, 0 अंश पर है, जो कि मैंने बताया था बुध कमजोर है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा का कमजोर हो जाना, मन अस्थिर हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से ऐसा व्यक्ति चूक जाता है। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ जाना और दशमपति का कमजोर हो जाना, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना भी इस परेशानियों को दर्शाता है कि व्यक्ति अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे तो कुछ नंबरों से चूक जाए। और नौकरी जो 2001 में खत्म हो गई उसका तो सीधा सा कारण है कि लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे, तो जीविकोपार्जन में संघर्ष को दर्शाते ही हैं। कंपनी बंद होने के बाद बड़े संघर्ष से शादी हुई, सप्तमपति कमजोर है तो संघर्ष से शादी हुई इनकी। और गुरु भी देखा जाए तो अंश वाइज कमजोर है, किसी प्रकार से सप्तम भाव से संबंध नहीं बना रहे हैं। नवमांश में सप्तमेश ने सप्तम को देख लिया है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, पत्नी का सुख दिलाने वाला कहा जाता है। बड़े संघर्ष से शादी हुई, नौकरी जो गई उसके बाद प्रयास करते रहे लेकिन कभी मिली नहीं। घर की लड़ाई के बाद किराए पर कुछ हिस्सा चढ़ा, उससे आजीविका मिलती है। देखिए घर में लड़ाई, तो सूर्य बैठे हैं चतुर्थ में, बता चुका हूं, राहु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं घर की लड़ाई तो होगी। भाग्येश चतुर्थ में जाकर के बैठे हैं तो संपत्ति से ही आजीविका इनको प्रदान करते रहे, तो सूर्य ने इनको वो तो दिला दिया, क्योंकि भाग्येश होकर के चतुर्थ में बैठे हैं तो क्षेत्र से फायदा तो मिलना ही था, तो वो मिला। इनकी बीवी ने ही घर संभाला नौकरी के बाद, तो बताया मैंने सप्तम पति नवमांश में सप्तम को देख रहे हैं। नवमांश का मेनली विचार तो सभी चीजों के लिए, लेकिन दाम्पत्य के लिए विचार स्पेशल रूप से किया जाता है। तो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है, हालांकि पापकर्तरी योग में भी है, लेकिन सप्तमेश सप्तम को नवमांश में देख रहे हैं, जो कि प्लस पॉइंट है। तो पत्नी का सहयोग तो था, बीवी ने ही घर संभाला। नौकरी के बाद हालांकि अच्छी प्लानिंग की वजह से अपने दोनों लड़कों की पढ़ाई करवाई ग्रेजुएशन तक। अब देखिए धन भाव में उच्च के मंगल है, तो कहीं ना कहीं धन को इतना बुरा तो हम कहेंगे नहीं, और धनेश की दृष्टि जो है वो भी धन भाव पर पड़ रही है, और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव को देख रहे हैं। और धनु लग्न के लोग मैंने कहा बुद्धिमान होते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो एटलीस्ट इनकी अच्छी ही रही, वो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से करके रखी। ज्ञान भाव के अधिपति ने भी, मंगल ने ज्ञान भाव को देखा, तो व्यक्ति के पास में दिमाग तो है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मन के साफ है, लेकिन अपनी वाणी और जुबान से इनका कोई अपना नहीं हो सकता। देखिए धनु लग्न के हैं, गुरु से संबंधित है, पूरी तरह गुरु से प्रभावित है। तो चंद्रमा भी मीन राशि में बैठे, मीन राशि जल तत्व की राशि, भावनात्मक होते हैं लोग, भावुक तो होते ही, मन के साफ होते हैं। मीन से संबंधित धन के साफ होते हैं, मन का भटकाव जरूर रहता है मीन में, लेकिन दिल के मन के साफ होते हैं। इनको जब कोई भड़काता है तभी ये कुछ गलत तरह की स्थिति करते हैं, नहीं तो मन के तो साफ होते हैं। और गुरु से प्रभावित है तो मन के तो साफ होंगे ही, और जुबान से इनका कोई अपना हो नहीं सकता। द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, आप देख ही रहे होंगे, और उस मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, जो कि परेशानी का और कारण है, वाणी की कड़वाहट। और धनु लग्न में वैसे भी वो सत्य कहते हैं अक्सर, तो वाणी की कड़वाहट हो ही जाती है। वैसे भी वाणी भाव पर गुरु का प्रभाव है, इसलिए कोई अपना नहीं हो सकता। दूसरों के हित के लिए सर्वदा करते हैं, लेकिन अपनी बोली से वो एहसान लेने वाला भी दुश्मन बन जाता है। तो बिल्कुल ये तो होता ही होगा, मंगल दूसरे भाव में है और धनु लग्न की कुंडली है, तो दूसरे के लिए करना तो अच्छा चाहते हैं। मीन राशि है, उसके बाद में भी ये स्थिति इनके साथ में
होती है। इन्होंने लिखा है आज साथ में कोई नहीं है, बड़े भाई के वाइफ और लड़कों से हमेशा लड़ाई, घर के अंदर भी इनके हद से ज्यादा गुस्से और से कलह और गाली गलौज का माहौल रहता है। अब तो बेटे और बीवी की भी कुछ नहीं मानते और उनसे भी रिश्ता अपनी इम्पेशेंस और खराब वाणी से खराब कर चुके हैं। देखिए इम्पेशेंट तो ये होंगे, मंगल इस जन्म कुंडली में रात का जन्म है, उच्च राशि में बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, जो कि भाग्येश मित्र के नक्षत्र में बल इनको मिल रहा है, नवमांश में भी वो लाभस्थ है और षडबल में इस वजह से उनके पास में सबसे ज्यादा बल आ रहा है। तो षडबल में मंगल का बलवान होना भी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं इम्पेशेंसी या धैर्य की कमी भरता है और लग्नेश पर मंगल की दृष्टि भी व्यक्ति को इम्पेशेंट बना देती है। तो धैर्य की कमी तो है ही, ये आपने कहा। गाली गलौज का माहौल रहता है। देखिए अब वाणी भाव पर मंगल का प्रभाव है, करियर भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो क्रोधी हो गया है व्यक्ति अंदर से। मंगल का बलवान होना भी क्रोध की अधिकता को तो दर्शाता ही, गाली गलौज तो फिर ये हो ही जाता है जब क्रोध है व्यक्ति को, तो ये तो है। 2018 में एक हादसे में पैर गिर गए और तब से चल भी नहीं पाते ठीक से और हाथ से भी कुछ खास काम नहीं कर पाते। पेट हर वक्त खराब ही रहता है। मैंने बताया था कि 6वें और 8वें भाव में अगर गुरु बैठ जाएं तो पेट से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं। तो पेट से संबंधित दिक्कत तो यहाँ पर दिखती है। 2018 में क्या स्थिति हुई वो देखते हैं। चंद्रमा की दशा में राहु का अंतर, राहु जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि हॉस्पिटल के खर्चे को दर्शाते हैं, जो कि 2018 में इनको चल रहा था। तो 2018 में हादसे की स्थिति इनके साथ में बन गई। पेट हर वक्त खराब ही रहता है और खाने को लेकर घर के सदस्य व नौकरों को गाली देते रहते हैं। इन सब के बाद दिल के साफ है और वक्त कोशिश स्वयं करते हैं ये सब ना करें और ठीक होने की कामना रखते हैं। हर वक्त कोशिश स्वयं करते हैं, ठीक है। देखिए दिल के साफ है, वो बात क्लियर है, उसमें भी कुछ समझाने वाली बात है नहीं। पेट से संबंधित मैं बता देता हूँ आपको, गुरु की दृष्टि है संन्यासवत भोजन, उबला भोजन अगर ये करें तभी कुछ स्थिति इनकी ठीक हो सकती है। हालांकि शुक्र और जो ये स्थिति मैंने बताया 6ठे भाव में, वो स्थिति तो रहेगी, पेट से संबंधित परेशानी तो इनको रहेगी। वैसे शनि राहु की युति दीर्घकालिक रोग को दर्शाती है, तो मुश्किल तो है, स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं यहाँ पे। शराब और सिगरेट से भी अपनी स्थिति इन्होंने काफी खराब की और घर को भी। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है। देखिए चंद्रमा लिक्विडिटी को दर्शाते हैं, उन पर राहु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं संगति भी खराब हो जाती है। और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति धूम्रपान ही करने लग जाए या शराब की आदत लग जाए। चंद्रमा पीड़ित है, राहु की दृष्टि से दृष्ट है, दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट है। दूसरा भाव हमारी जिह्वा का, खाने पीने का विचार, मंगल वहां बैठे हैं, शनि की दृष्टि वहां पर है, शनि जो कि वायु तत्व के ग्रह हैं, तो धूम्रपान में धुएं को दर्शाना। तो मंगल भी वहां पर अगर पापा ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो, केतु की दृष्टि से और शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने की वजह से पीड़ित हो गए हैं, जिस वजह से नशे इत्यादि की आदत भी लग जाती है। हालत घर के वाकई बहुत खराब है और आए दिन घर में झगड़ा, बहस, गाली चलती है, सब दुखी हैं। अष्टमेश चतुर्थ में है, राहु की दृष्टि है, सब मैंने इस चीज को क्लियर किया, ये वही बात इन्होंने वापस से लिखी है। हालात ये हो गए हैं कि लोग अब बस इनको सह रहे हैं जब तक चल जाए, पर पिता है चाहते सब यही है कि ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जिससे बुढ़ापा कम से कम शांति से गुजार लें। प्रेम हम सब इनसे बहुत करते हैं और चिंतित हैं। जी पिता है, लेकिन इतनी परेशानियां हो रही हैं, घर का माहौल जैसा कि आप बता रहे हैं, कुंडली भी इस बात को बता रही है, तो घर के सभी लोग परेशान होंगे, परंतु पिता का साथ देना आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो साथ हमेशा बना के रखिए। आपने हालांकि लिखा भी हुआ है कि प्रेम बहुत करते हैं, तो चिंतित है, चिंता आपकी सही है और आपने अपनी जन्म कुंडली दी, यही अपने पिता की जन्म कुंडली दी, इससे ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलिए इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं उसके पहले आपको बता दूं कि शनि राहु की युति 12वें भाव में बनी हुई है, रोग भाव पर इनका संबंध है, दीर्घकालिक रोग, एक लंबी बीमारी की तरफ संकेत देता है। तो पहला प्रश्न है इनका, क्या इनकी सेहत ठीक हो पाएगी, क्या ये ठीक से चल पाएंगे? अभी ऑपरेशन की नौबत भी आई है, क्योंकि इनकी बीवी ने लग के इनको किसी तरह कुछ चलने लायक बना दिया और सेहत खराब होने के बाद इनका नेचर और खराब हो गया है। देखिए ऑपरेशन की स्थिति तो बननी थी, मंगल पर शनि की दृष्टि हो, तो मैंने बताया था कि चोट चपेट, दुर्घटना, ऑपरेशन इत्यादि की संभावनाएं बन जाती हैं। और सेहत ठीक हो पाना, मैं आपको क्या डेट बताऊं, डेट तो मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। शनि राहु की युति दीर्घकालिक रोग, लेकिन फिर भी चंद्रमा में शुक्र का अंतर आएगा, शुक्र रोगेश होकर किस स्वग्रह ही बैठे हैं, नवमांश में भी लग्न में है, तो लग्न का तो शुक्र को अच्छा ही मानिए। तो कहीं ना कहीं 2024 के बाद में राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह से रोग खत्म होने की बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता यहाँ पे। और पत्नी वाला जो आप बोल रहे हैं कि पत्नी ने संभाला, तो नवमांश में सप्तमेश ने सप्तम को देखा है, मैंने पहले भी आपको बताया। प्रश्न क्या है, बहुत सारे हैं और लाइन से लिखे तो कंफ्यूजन भी हो जा रहा है थोड़ा सा पढ़ने में। इनका नेचर और खराब हो गया, सेहत खराब हो जाने की वजह से चिड़चिड़ापन आता ही है, वैसे भी वाणी की कड़वाहट तो थी ही,
तो कड़वा और नेचर लगता होगा। इनकी इच्छा है बाकी की जिंदगी कम से कम अच्छे से निकल जाए बिना संघर्ष के। 2024 से स्वभाव में देखिए 2026 के बाद 2026 तक मैं समझता हूँ जब तक कि मंगल की दशा इनको नहीं आ जाती, क्योंकि देखिए चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा भी अष्टम पति है तो स्वास्थ्य में दिक्कत तो देंगे। मंगल की दशा, मंगल यहाँ पर पंचमेश होते हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, तो 2026 के बाद से जो है इनका स्वास्थ्य को ठीक होता हुआ मैं कह सकता हूँ। और स्वभाव जो है वो चंद्रमा में जब शुक्र का अंतर आएगा, तीसरे ग्यारह में बैठे हैं और शुक्र की स्थिति ठीक देख पा रहा हूं मैं, स्वभाव में कुछ अंतर वहां आ सकता है। हालांकि अभी ऑपरेशन वगैरह भी है तो बहुत ज्यादा सावधानी से देख करके किसी अच्छे डॉक्टर से जो भी ऑपरेशन की स्थिति बनती है आप समझ रहे होंगे उसको करवाइए, क्योंकि सेहत में, स्वास्थ्य में परेशानी में आने वाले समय में भी देख पा रहा हूं। तो इस चीज को देखिएगा। चंद्रमा में बुध का अंतर आ रहा है, बुध सप्तमेश होते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति की महादशा में सप्तमेश का अंतर जब आ जाए तो स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानी, आयु से संबंधित परेशानी भी आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए और डॉक्टर की देखरेख में ही इनको रहने को कहिए। जो कुछ उपाय है वो मैं बताता हूँ आपको। इनका गुस्सा गाली देना, इनका नेचर क्या ठीक हो पाएगा? नहीं, अब नहीं हो पाएगा। 1956 का जन्म है, द्वितीय भाव में मंगल है, जरूर थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है। 24 के बाद से थोड़ी सी सौम्यता व्यक्तित्व में आ सकती है, परंतु नहीं, ये नेचर इनका रहेगा। धनु लग्न के हैं, वाणी भाव पर मंगल है, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वाणी की कड़वाहट तो ये दिखाते ही दिखाते हैं। बोलते सत्य होंगे लेकिन ये स्वभाव मुझे नहीं लगता कि अब इनका बदल सकता है। उम्र छोटी भी नहीं है ना, जिस उम्र पर आप इनको बदलने की चाहत रख रहे हैं वो मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा कमजोर है। घर में कलह रोकने के लिए क्या किया जाए? त्रिपंडी, श्राद्ध एक्सेट्रा सब कुछ कर चुके हैं, पर इनको जैसे दौरा पड़ता है और एक दिन सब माहौल खराब कर देते हैं। घर की कलह की जो स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ वो उपाय मैं आपको लिख करके भेज दूंगा। मैं यहाँ उस उपाय को नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा डिफरेंट उपाय है, वो आपको लिख करके मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, तो वो आप करिएगा। पूरी प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप में बता दी जाएगी। चौथा इन्होंने पूछा है, इनकी आजीविका ऐसे ही हमेशा तंग हालत में रहेगी या कभी सुधरेगी? मकान में भी कोई किराएदार टिक नहीं पाता है, कोई ना कोई कारणवश। हो सकता है कि वाणी की वजह से ना टिक पाता हो। देखिए परेशानी तो रहेगी, वैसे भी इनको आने वाले समय में 7.5 लगने वाली है। मीन राशि, हालांकि शनि चंद्रमा नवम पंचम में बैठे लेकिन चंद्रमा पीड़ित है तो मानसिक शांति को वो बढ़ाने वाले बनेंगे। 2024 के बाद से थोड़ा सा स्थिति में सुधार हो सकता है। बाकी आजीविका, जीविकोपार्जन में संघर्ष तो मैंने आपको बताया ही। 2024 से राहत है, 7.5 भी जो लगने वाली है उसके लिए भी कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। घर के अन्य सदस्य जैसे बीवी, लड़के, बहू, इन सब से ये बना के रख पाएंगे आगे जाकर कर। वाणी की कड़वाहट रहेगी तो शत्रुता तो देखिए रहेगी ही रहेगी। अब ये निर्भर करता है इन पर कि ये कैसे। अब वाणी की कड़वाहट है तो मुझे लगता तो नहीं कि बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक तो चल ही रही है, तो वैसे ही चलता रहेगा, कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आते हुए मुझे नहीं दिखते। 5वां प्रश्न इनका है, इनको जीवन भर इतना दुख संघर्ष क्यों देखना पड़ा? आगे भी ऐसा ही रहेगा क्या? अवयोग होने की वजह से, और दूसरी चीज वो जो मैंने बताया 2010 तक जो महादशाएं चल रही थी वो इस लग्न कुंडली की, इस चंद्र कुंडली की कारक दशाएं नहीं थी, इस वजह से वो सपोर्ट नहीं कर रहा था तो इनको संघर्ष देखना पड़ा। 6ठा प्रश्न इन्होंने पूछा है, पूजा पाठ कुछ नहीं करना चाहते, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? देखिए कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो कुछ घर के लोग करें। जो घर की कला का उपाय है वो तो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, 1-2 उपाय मैं इनको बताऊंगा और नहीं तो फिर जो भी बनता है उपाय जब हम करेंगे तो उस विषय में बताएंगे। लेकिन हाँ कुछ तो करना ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कुछ ना करें, तो थोड़ा तो करना। कोई रत्न जो इनको धारण कराया जाए, मैं नहीं समझता कि कोई रत्न हो इनको पहनाए। मंगल उच्च राशि में जरूर बैठे तो वाणी की कड़वाहट को बढ़ा देंगे, तो मंगल के रत्न की तरफ तो बिल्कुल ना जाया जाए। शनि की 7.5 जब लगेगी तब लोहे का छल्ला हम इनको जरूर धारण करा देंगे, राइट हैंड की मध्यमा उंगली में। नाव के लोहे का छल्ला मिल जाए तो बहुत अच्छा। 8वां प्रश्न है, सब इनको ठीक होते देखना चाहते हैं और कोशिश भी भरपूर करते हैं, खासकर इनकी बीवी जिन्होंने हर वक्त इनका साथ दिया, लेकिन कुछ भी प्रयास सफल नहीं होता। देखिए इस स्थिति में जो ग्रह योग मैं देख पा रहा हूँ, जो महादशाएं मैं देख पा रहा हूँ, जो आने वाले समय में गोचर बदल रहा है, हालांकि गुरु अभी इन्हीं की राशि पर आएंगे तो कुछ ठीक, लेकिन वाणी की कड़वाहट वहां भी होती है, थोड़ा सा ईगो उसमें भी आ जाता है, तो थोड़ा सा राहत तो वहां मिल सकती है। लेकिन एक ही उपाय है मेरे पास भी कि भगवान की शरण में जाया जाए। आपके 8वें प्रश्न का उत्तर जो था वो मेरा यही था। 9वां प्रश्न इन्होंने किया है, घर की स्थिति गंभीर है और अगर आगे ऐसे ही चला तो घर में सब खत्म होने में देर नहीं लगेगी। कोई ऐसा उपाय जो समस्त घर के लोग मिल के करें जिससे घर का माहौल कम से कम बस ठीक हो जाए, तो मैं लिखित में आपको भेज दूंगा जो घर की कलह थी उसके लिए। 10वां प्रश्न है, क्या इनका झगड़ा विवाद बड़े भाई के लड़कों से कभी समाप्त हो पाएगा? आए दिन उनकी करतूत और परेशान करने की वजह से भी इनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। देखिए मानसिक स्थिति तो खराब है। पहले तो बड़े भाई की स्थिति को देखा जाए, बड़े भाई के भाव के अधिपति
11वें भाव से बड़े भाई का विचार किया जाता है। तो 11वें भाव के अधिपति शुक्र स्वग्रही पर बैठे हैं, परंतु राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो रिलेशंस में तो परेशानी आई। हालांकि वो शुक्र ठीक ठाक है और गुरु भी अच्छे ही हैं, तो बड़े भाई के साथ में संबंध तो खराब नहीं होने चाहिए थे। वाणी की कड़वाहट की वजह से हो गए तो अलग बात, और बड़े भाई की संतान की बात कर रहे हैं तो यहाँ से 5वां स्थान शनि जाकर के 12वें भाव में बैठे राहु के साथ है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, जो कि थोड़ी सी ठीक है, गुरु और शुक्र का प्रभाव भी उन पर है, लेकिन वाणी की कड़वाहट है, तो उस वजह से स्थिति तो मुझे लगता है कि इसी तरह की रहने वाली है आने वाले समय में भी। और मानसिक अशांति जो है, बस इनको आप शांति से चलने दीजिए। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ वो इनसे करवाया जाए, जो कि इनके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले अगर ये कर सके, इनको करना ही चाहिए। अब स्वास्थ्य की किस तरह की स्थिति है, पैरों से संबंधित जो भी आपने बताया मुझे नहीं पता कि कितना चल पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने कहा। अगर संभव हो तो सूर्य को जल देने की आदत तो इनसे डलवाई दीजिए। सूर्य को जल ये दें, गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। तीसरा, हनुमान चालीसा का नित्य ही पाठ करें। 7:30 जब प्रारंभ होगी तो 3 पाठ इनको हनुमान चालीसा का करना चाहिए। 7:30 जब शुरू होगी तो नाव के लोहे का छल्ला इनकी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन हम धारण कराएंगे, जो कि इनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब बात आती है स्वास्थ्य की, तो घर के लोग जो करें, या तो आप महामृत्युंजय मंत्र का ये स्वयं से जाप करें, या ब्राह्मण बैठ हलवा के करवा सकते हैं, या घर के सदस्य इनके नाम से रोज एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल होगा, इनके स्वास्थ्य के लिए। एक ऑडियो फाइल है वो मैं आपको भेजूंगा, तो वो स्पीकर्स पर, मोबाइल पर, ईयरफोन्स पर जैसे सुनना चाहें वो इनको सुनवा दीजिएगा। उससे भी स्वास्थ्य में काफी जो परेशानियां रहती हैं वो कम होती हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट करता है। तो एक ऑडियो फाइल है वो मैं आपको भेजूंगा, वो घर की कलह से संबंधित जो उपाय हैं वो भी मैं आपको लिख करके भेज दूंगा, तो आप उन उपायों को कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे। परेशान हैं, पिता भी परेशान होंगे, इनकी वाणी की कड़वाहट की वजह से घर वाले भी परेशान हैं, और इस स्वास्थ्य को लेकर के ये व्यक्ति स्वयं से परेशान है। अगर कुछ ऐसा उपाय आपको लगता है जो कि इनसे कराया जाए और इनके परिवार वालों से कराया जाए ताकि इनकी परेशानी काफी हद तक कम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस उपाय को लिख सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो मेरे द्वारा इस जन्म कुंडली में बताने से छूट गया हो तो स्वागत है आपका, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक नए विषय को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।